हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ FPL गॉड। तो इस वीडियो में आज मैं अपने FPL के गेम वीक 1 को रिव्यू करूंगा। मुझे पता है कि ये चैनल मैंने स्पेशली FPL के लिए खोला था, बट बहुत दिनों से मैंने इस पे FPL में कोई अपडेट नहीं डाला था। तो इस विंटर ब्रेक के टाइम में मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं अपने प्रीवियस गेम वीक्स का रिव्यू बनाऊं। तो इस वीडियो में मैं अपने स्टार्टिंग के कुछ गेम वीक्स के रिव्यूज़ करूंगा और इस वीडियो को छोटा रखेंगे, इसीलिए हो सकता है कि इस वीडियो में या तो 2 या फिर 3 गेम वीक का रिव्यू मैं करूं। तो गेम वीक 1 से स्टार्ट करते हैं। इस गेम वीक में मैंने 94 पॉइंट स्कोर किए थे, जो कि एवरेज से काफ़ी ऊपर था। एवरेज 69 था और हाईएस्ट पॉइंट 150 था। तो इस गेम वीक के लिए बेसिकली जो मैंने टीम बनाई थी उसमें मैंने गोलकीपिंग में सैंचेज को लिया था, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये 4.5 मिलियन का गोलकीपर है और गोलकीपिंग में आपको बस चीप ही जाना होता है। गोलकीपिंग में अगर आप प्रीमियम जैसे कि एलिसन या फिर एडरसन को अगर आप लोगे तो उसमें वो ऑब्वियसली बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन शीट पॉइंट तो देंगे, लेकिन सेव्स के पॉइंट और जो भी उनमें शॉट ऑन टारगेट के जो पॉइंट जो वो देता है, जो वो सेव करने के जो पॉइंट्स देगा, वो बहुत कम रहते हैं। और यही अगर आप मिड टीयर टीम के अगर गोलकीपर लोगे, एक तो वो चीप आते हैं और वो अच्छे खासे पॉइंट्स भी देते हैं। सपोज करो कि अगर सैंचेज ने मैनचेस्टर सिटी या फिर लिवरपूल के अगेंस्ट अगर क्लीन शीट रख दी तो इसको कुछ ना कुछ तो बहुत ज़्यादा पॉइंट मिलता है। लेकिन एलिसन और एडरसन और ये जो दूसरे जो प्रीमियम गोलकीपर्स आते हैं 6 मिलियन 5.5 मिलियन में, वो आपको बेसिकली 2 और 1 क्लीन शीट का पॉइंट देगा, जो कि है 6 पॉइंट ओनली। तो इसीलिए बेस्ट होता है कि आप 4 मिलियन या ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिलियन का गोलकीपर के साथ आप स्टार्ट करो। तो नेक्स्ट इन डिफेंस मैंने लूकस डीन को लिया था। ये उस टाइम पे एवर्टन में खेल रहा था, लेकिन अभी इसका ट्रांसफर एस्टन विला में हो गया है। उस टाइम पे मैंने इसको इसीलिए लिया था ताकि डिफरेंशियल प्रूव हो, और इसका फॉर्म भी बहुत अच्छा चल रहा था उस टाइम पे जब तक राफा बेनिटेज नहीं आया था। लेकिन ये ट्रांसफर मेरे लिए कुछ वर्कआउट नहीं किया, क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे कि आप देख सकते हो पॉइंट्स में पहले गेम वीक में 2 पॉइंट, दूसरे गेम वीक में 0, तीसरे में 6, देन चौथे में 2, देन फिफ्थ गेम वीक में -1। के बाद मेरा पेशेंस वेयर आउट हो गया और उसको मैंने हटा दिया। बट ये काफ़ी अच्छा डिफरेंशियल पिक था मेरे लिए, जो कि वर्कआउट नहीं किया। बहुत सारे लोग यहाँ पे ये भी करते हैं कि वो ऑन द वे जो है ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड या फिर लिवरपूल, चेल्सी और सिटी के डिफेंस के साथ जाते हैं। बट लेकिन अगर आप किसी भी मिड टीयर टीम जैसे कि एवर्टन या फिर किसी और ब्रेंटफोर्ड, इन सब के टीम के डिफेंडर के साथ अगर आप जाओगे तो आपको एक एज मिलता है डिफरेंशियल पॉइंट्स का। तो ये मेरा चॉइस था, बट ये कुछ वर्कआउट नहीं किया। नेक्स्ट मैंने डिफेंडिंग में लूक शॉ को पिक किया था। ये भी एक अच्छे यूरो के फॉर्म से आया था और FPL में सबसे ज़्यादा ओन्ड प्लेयर था इन गेम वीक 1। इसकी ओनरशिप अप्रॉक्स 55% या 54% थी उस टाइम पे। तो ये एक ऑब्वियस चॉइस था। अब सपोज करो कि मान लो मैंने लूक शॉ नहीं लिया रहता और इसने 1-2 गेम वीक में बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया होता, तो ऑब्वियसली बात है मैं लोगों से पीछे हो जाता। तो ये एक फियर भी रहता है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर जो और लोग चूज़ कर रहे हैं, अगर आप उसको नहीं चूज़ करोगे तो एक वो होता है कि फैंटेसी स्पोर्ट्स में ये थोड़ा डर लगा रहता है कि आप हो सकता है कि उस पॉइंट्स को मिस कर जाओ जो उनके पास है। अब अगर मैं यहाँ पे कोई और डिफरेंशियल लेता, अगर वो क्लिक नहीं करता और ये क्लिक कर जाता, तो मैं बहुत रेस में पीछे हो जाता। तो इसीलिए मैंने ल्यूक शॉ को पिक किया था, बट ये भी कुछ खास वर्कआउट कर नहीं पाया था। जैसे कि आप देख रहे हो कि गेम वीक 1 में 1 पॉइंट, गेम वीक 2 में 4 पॉइंट, 3 में 6। और ऑब्वियसली बात है उस टाइम पे यूनाइटेड का डिफेंस काफ़ी शेकी है, अभी भी बहुत शेकी है। और ऑब्वियसली बात है उस टाइम वरान जैसी स्टेबिलिटी नहीं थी यूनाइटेड डिफेंस में। लेकिन ल्यूक शॉ को मैंने इसलिए पिक किया था ताकि वो मुझे अटैकिंग रिटर्न्स दे, जैसे कि वो असिस्ट दे या फिर क्रॉस वगैरह करे। तो वो डिफेंसिव पॉइंट्स के लिए मैंने उसे नहीं लिया था। नेक्स्ट इन डिफेंस मैंने सिटी से रूबेन डियाज को पिक किया था। अब बहुत सारे मैनेजर्स ने रूबेन डियाज को हटा के कैंसेलो लिया था, बट जैसे कि लास्ट सीजन मैंने देखा था कि पेप रोले में पेप कैंसेलो को बार बार बेंच कर रहा था और उसको खिला रहा था, लेकिन उसके टीम में अगर कोई खेल रहा था एक सीज़न पूरा तो वो था रूबेन डियाज। तो मैंने रूबेन डियाज को सेफ पिक किया था, बट मैं अभी भी रिग्रेट करता हूँ कि इसकी जगह मुझे कैंसेलो को पिक करना चाहिए था, क्योंकि कैंसेलो ऑब्वियसली बात है बहुत ज़्यादा अटैकिंग रिटर्न देता है वो, और क्लीन शीट के पॉइंट्स उसको भी मिलेंगे, क्लीन शीट के पॉइंट्स इसको भी मिलेंगे, बट ये हार्डली कभी गोल स्कोर करता है और अटैकिंग रिटर्न देता है। तो कैंसेलो को चूज़ करना चाहिए था, बट मुझे लगा कि शायद रोटेशन होगा, तो इसीलिए मैंने रूबेन डियाज को पिक किया। तो नेक्स्ट मिड में मैंने मो साला को पिक किया था। ऑब्वियसली बात है FPL का चीट कोड है मो साला, तो मो साला तो होना ही चाहिए आपकी टीम में। अगर आप मो साला के साथ नहीं जा रहे हो FPL में स्पेशली, तो आपको FPL खेलने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। अब मो साला के साथ प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग बोलते हैं ये तो 12 मिलियन का है, ये आपको हर गेम वीक पॉइंट्स नहीं देगा। तो ऐसी बात नहीं है। मो साला के साथ हरदम थ्रेट ये रहता है कि अगर ये पॉइंट्स देगा तो ये डबल डिजिट में देगा, क्योंकि लिवरपूल क्लीन शीट भी रखती है और उससे क्या होता है कि आपके मिडफील्डर को एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है।
और मो साला 90 मिनट्स खेलता है, और अगर अगर मो साला जैसा प्लेयर 90 मिनट्स खेल रहा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वो 1 या 2 गोल ज़रूर स्कोर करे, अगर वो किसी स्ट्रॉन्ग टीम जैसे कि यूनाइटेड, चेल्सी, मैनचेस्टर सिटी इन सब के अगेंस्ट ना खेल रहा हो। तो मो साला को मैंने पिक किया था और उसने गेम वीक 1 में 17 पॉइंट्स दिए थे और वो मेरा कैप्टन भी था, तो 34 पॉइंट्स वहाँ से आए थे। नेक्स्ट मिडफील्ड में मेरा एक मेजर ब्लंडर ये हुआ था कि मैंने प्री सीजन में देखा था कि लेस्टर सिटी अच्छा खेल रही थी और लेस्टर सिटी से मुझे जेम्स मैडिसन और हार्वी बार्न्स में से 2 में से कोई सी एक को पिक करना था, बट मैंने डिफरेंशियल के लिए मेडिसन को पिक किया। बट ये मूव भी मेरा बेकार ही गया क्योंकि ये उस टाइम में कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा था, बट अब अगर ग्रेजुअली इसका सीज़न देखा जाए तो ये गेम वीक 13 और 14 के बाद इसने परफॉर्म करना अच्छा खासा स्टार्ट किया है। तो गेम वीक 1 के हिसाब से तो ये डिफरेंशियल मेरा वर्कआउट नहीं किया, लेकिन तो आगे वाले गेम वीक्स में ये एफपीएल मैनेजर्स के लिए बहुत सही एसेट बना है। नेक्स्ट मिडफील्ड में मैंने ब्रूनो फर्नांडिस को पिक किया था। ब्रूनो फर्नांडिस को पिक करने का एक ही मोटिव था कि यूनाइटेड में अगर कुछ भी होता है अटैकिंग रिटर्न्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो सिर्फ ब्रूनो फर्नांडिस ही कर पाएगा, क्योंकि ये ही चांस क्रिएट करता है, ये पेनल्टीज़ पे भी रहता है, ये फ्री किक भी लेता है, ये कॉर्नर भी लेता है। तो यूनाइटेड का अगर कोई भी गोल या फिर कुछ भी अगर होता है अटैकिंग रिटर्न को देखा जाए तो उसमें सिर्फ ब्रूनो फर्नांडिस ही पॉइंट्स निकालेगा। और ये पिक मेरा अच्छा भी था क्योंकि इसने फर्स्ट गेम वीक में 20 पॉइंट्स दिए थे और बहुत सारे प्लेयर्स ने इसको चूज़ नहीं भी किया था, तो ये एक डिफरेंशियल प्लेयर भी था मेरे लिए। नेक्स्ट मैंने मिडफील्ड में एक और ब्लंडर किया लास्ट सीजन को देखते हुए ही कि पेप की टीम में गुंडोगन काफ़ी सही फॉरवर्ड जा रहा था, अटैकिंग रिटर्न्स दे रहा था। क्योंकि सिटी ने केन को साइन नहीं किया तो मुझे लगा कि गुंडोगन बॉक्स में बहुत ज़्यादा ही इंगेज रहता है और वहाँ से पॉइंट्स अच्छे खासे आ सकते हैं, तो मैंने इसको एज अ डिफरेंशियल पिक किया। बहुत लोग सेव गए थे, बट मैंने सोचा कि गुंडोगन एक सही प्लेयर है और इवन सिटी में है तो सिटी में जो भी 10 प्लेयर ऑन द पिच रहते हैं उनको हरदम चांसेस रहते हैं कि वो पॉइंट्स अटैकिंग रिटर्न्स दे ही जाए। लेकिन गुंडोगन भी वर्क नहीं कर पाया मेरे लिए, और जैसे कि आप देख सकते हो कि फर्स्ट 2 गेम वीक में उसने 4 पॉइंट दिए, लेकिन उसके बाद गेम वीक 3 में उसने 9 पॉइंट दिए थे। तो गेम वीक 1 के हिसाब से तो ये मेरे लिए वर्कआउट नहीं किया। नेक्स्ट मिडफील्ड में मैंने डियागो जोटा को इंक्लूड किया था। अगर एफपीएल की बात की जाए तो ये लिवरपूल के हिसाब से बहुत सही एसेट है, क्योंकि ये 8-8.5 मिलियन के हिसाब से उस टाइम पे शायद 7.5 मिलियन का था। तो उस हिसाब से एक लिवरपूल का प्लेयर जो कि अटैक में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, तो वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ थी। और बहुत सारे एफपीएल मैनेजर्स ने इसको इंक्लूड किया था, मेजॉरिटी नहीं कहूँगा लेकिन 50% एफपीएल मैनेजर्स ने इसको इंक्लूड किया था, क्योंकि फर्मिनो उस टाइम पे शायद इंजर्ड था और ये अटैक भी खेलता है और विंग भी खेलता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि फर्स्ट गेम वीक में इसने 60 मिनट ही खेले थे, लेकिन 8 पॉइंट्स इसने दिया था, में इसने शायद 1 गोल मारा था, और गेम वीक 2 में भी इसने 8 पॉइंट दिए थे। अब फॉरवर्ड लाइन की बात कर ले तो इसके लिए मैंने अपनी टीम में मिशेल एंटोनियो को सेलेक्ट किया था। प्री सीजन में एंटोनियो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोसिव गेम्स खेल रहा था, तो इसको इंक्लूड करना बहुत मैंडेटरी था। और जैसे कि आप देख सकते हो कि गेम वीक 1, 2 और 3 इसमें इसने 13, 16 और 11 पॉइंट्स दिए थे, और उस टाइम पे वेस्ट हैम बहुत ही सुपीरियर टीम थी। मतलब वेस्ट हैम को अगर प्रीमियर लीग के हिसाब से देखा जाए विद दो डिसरिस्पेक्ट, तो वो एक टॉप 10 टीम है, मतलब टॉप 5 टू टॉप 10 टीम है वो। लेकिन उस टाइम पे वेस्ट हैम जैसे लग रहा था कि लीग जीतने के लिए खेल रही है, तो लकीली इसको इंक्लूड किया मैंने अपनी टीम में और इसने मुझे अच्छे खासे 13 पॉइंट दिए थे। नेक्स्ट फॉरवर्ड में मैंने अपनी टीम में डैनी इंग्स को इंक्लूड किया था, क्योंकि उस टाइम पे इस ट्रांसफ़र को ज़्यादातर कोई पूछ भी नहीं रहा था, क्योंकि उस टाइम पे केन की बात चल रही थी कि वो सिटी कब जाएगा, वो कब ज्वाइन करेगा सिटी में, तो किसी को पता भी नहीं चला और इसने एस्टन विला को ज्वाइन कर लिया। और ये उस टाइम में काफ़ी चीप था, 7 मिलियन पे ये प्राइस था। उस चीज़ के हिसाब से काफ़ी सही एसेट था, क्योंकि ये साउथहैम्पटन से एस्टन विला में आया था और साउथहैम्पटन जैसी टीम के साथ भी ये अच्छे खासे पॉइंट्स दे रहा था पिछले सीज़न में, तो इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया अपनी टीम में। और इसने एक अटैकिंग रिटर्न दिया था उस टाइम पे फर्स्ट गेम वीक में, जो कि 7 पॉइंट्स ने दिए थे 90 मिनट्स के। तो प्लेइंग 11 में आप मेरी फॉर्मेशन देख सकते हो, मैं 3-5-2 के साथ गया था, बट स्टार्टिंग में मैंने ये प्लान किया था कि मैं 4-5-1 के साथ जाऊँगा। अगर केन का ट्रांसफ़र सिटी में हो जाता तो मैं 4-5-1 के साथ जाता, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और फॉरवर्ड में कोई ऐसा ढंग का प्लेयर था भी नहीं उस टाइम पे जिसको आप इंक्लूड कर सको अपनी टीम में, मतलब कोई प्रीमियम, जैसे कि होता है ना कि यहाँ पे डिफेंस के जैसे 3 डिफेंडर है, इसमें एक प्रीमियम होना चाहिए, जो कि मेरे पास डियाज है। प्रीमियम इन द सेंस कि प्रीमियम टीम में से सिटी, देन चेल्सी, जो कि टॉप 4 को टारगेट करती है वो। देन आपको मिडफील्ड में 2 या 3 प्रीमियम होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पे फर्नांडेज, साला और जोटा।
और एक प्रीमियम आपको फ्रंट लाइन पे भी होना चाहिए ताकि वो पॉइंट्स गारंटी करे। प्रीमियम इन द सेंस ये नहीं है कि वो मतलब रख लो और आप भूल जाओ FPL खेलना, ऐसा नहीं होता है। कि प्रीमियम का मतलब है कि ऐसे प्लेयर इंक्लूड करो जो कि एक अच्छी टीम के साथ खेलते हैं और जिनके अटैकिंग रिटर्न्स गारंटीड हो। अब अगर बेंच की बात करें तो बेंच मैं बहुत मिनिमम ही रखता हूँ, मैं बेंच पे ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करता। बहुत सारे FPL मैनेजर ये करते हैं कि वो बेंच भी अच्छा खासा बनाते हैं और प्लेइंग 11 भी ठीक ठाक रहता है, बट मेरा मेन एम ये रहता है कि प्लेइंग 11 इतना बॉम्ब बने कि सारे पॉइंट्स वहीं से आए। कोई मुझे ज़रूरत ही नहीं है अपने मैं सारे ऐसे प्लेयर को इंक्लूड करूँगा जो 11 के 11 प्लेयर्स वो मैच खेलें। कोई ऐसा रोटेशन वाला प्लेयर मैं रिस्क लेता ही नहीं हूँ जिसमें मुझे अपने बेंच को इंक्लूड करना पड़े। बट फिर भी उस टाइम पे बेंच मेरे हिसाब से ठीक ठाक थी, क्योंकि गेम वीक 1 में मैंने सिमिकास को अपनी टीम में इंक्लूड किया था और रॉबर्टसन इंजर्ड था, तो लिवरपूल में ये 3.5 मिलियन का बहुत अच्छा सेट था, तो इसको सभी ने इंक्लूड किया था। बट मेरा बैड लक था कि मैंने इसको प्लेइंग 11 में नहीं खिलाया। देन डिफेंस में मैंने एमार्टो को लिया हुआ था लेस्टर सिटी से, ये भी अराउंड 3.5 या 4 मिलियन के आसपास का प्लेयर था। और स्ट्राइक में मैंने एक ओबाफेमी को लिया हुआ था जो भी 4 मिलियन के आसपास था। और बेन फोस्टर को मैंने इंक्लूड किया था गोलकीपिंग में, वो भी 4 मिलियन के आसपास था। तो अगर आप मेरी बेंच का वैल्यू देखो तो वो हो जाता है टोटल 15.5 मिलियन के आसपास। और मेरा मेजर फायर फोर्स यहीं पे है प्लेइंग 11 में। तो अगर मैं अपने गेम वीक को देखूं और मैं अपने प्लेयर से जिस प्लेयर से मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि वो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट देगा, उसमें मैं इंक्लूड करता हूं सिर्फ साला और फर्नांडिस। बाकी तो ठीक ठाक हैं, बट ज़्यादातर मुझे इन्हीं दोनों से एक्सपेक्टेशन रहती है। तो गाइज़ ये था गेम वीक 1 का रिव्यू। अब देखते हैं गेम वीक 2 में मैंने क्या किया। तो गेम वीक 2 में मैंने 62 पॉइंट स्कोर किए थे, जो कि एवरेज से ठीक ठाक थोड़ा ऊपर था, 6 पॉइंट ऊपर था। एवरेज पॉइंट 56 था। तो गेम वीक 2 में मैंने कोई भी ट्रांसफ़र नहीं किया और अपनी सेम टीम को मैंने खिलाया, और लेकिन कैप्टन मैंने चेंज किया था। लेकिन उस कैप्टन को चेंज करने का कोई फ़ायदा हुआ नहीं, क्योंकि दोनों या तो साला या फिर फर्नांडिस दोनों ने ब्लैंक कर दिया था उस गेम वीक। बहुत सारे लोगों ने एंटोनियो को कैप्टन किया था, तो उन्होंने काफ़ी अच्छी खासी एज ले ली थी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मैंने इस गेम वीक के हिसाब से, क्योंकि आप हाईएस्ट पॉइंट देख सकते हो 146 था और इस गेम वीक के हिसाब से बहुत लो पॉइंट है 62, तो ये चीज़ ठीक थे। बट एक बार पॉइंट्स टेबल को देख लेते हैं कि मैंने गोलकीपिंग में सैंचेज ने 6 पॉइंट स्कोर किए थे, तो लूकास डीन ने 0 पॉइंट स्कोर किए थे, ल्यूक शॉ ने 4 पॉइंट स्कोर किए, डियास ने मुझे 11 पॉइंट दिए, ताला 3 पॉइंट, मेडिसन 2 पॉइंट, फर्नांडिस 2 पॉइंट, गुंडोगन 2 पॉइंट। तो इन चारों ने ब्लैंक किया, लेकिन थैंकफुली जोटा ने मुझे 8 पॉइंट दिए। अगर फॉरवर्ड लाइन को देखा जाए तो एंटोनियो ने मुझे 16 पॉइंट दिए और इंग्स ने 8 पॉइंट। तो मेरे गेम वीक को बेसिकली एंटोनियो ने ही बचाया और डियास ने। अगर ये दोनों नहीं रहते तो ये गेम वीक बहुत ज़्यादा ही मैं पीछे चला जाता। बेंच पे सिर्फ सिमिकास ने 11 पॉइंट दिए, क्योंकि इसने एक असिस्ट और क्लीन शीट रखी थी। ऑब्वियस सी बात है, अगर लिवरपूल का प्लेयर है तो वो क्लीन शीट रखेगा ही रखेगा अगर वो खेल रहा है तो। अब गेम वीक 3 को देखते हैं। गेम वीक 3 में मैंने 61 पॉइंट स्कोर किए थे, जो कि एवरेज पॉइंट 54 से काफ़ी ऊपर है। तो इस गेम वीक मैंने 2 ट्रांसफर किए थे और बेसिकली वो मैंने अपने बैक लाइन में किया था। डिफेंस में मैंने टिग्ने की जगह लिवरमेंटो को लाया और ल्यूक शॉ की जगह पिनॉक को लाया था ब्रेंटफोर्ड से। तो ये 2 ट्रांसफ़र करने का बेसिकली मोटिव यही था कि पीछे में जो मैंने 5 मिलियन के जो 2 डिफेंडर ले रखे थे वो कुछ खास परफॉर्म कर नहीं रहे थे। तो इससे अच्छा मैंने सोचा कि अपने डिफेंस में मैं 4 मिलियन एंड 4.5 मिलियन के 2 प्लेयर लाता हूँ डिफेंडर, क्योंकि पॉइंट्स वो भी उतने ही दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है मैं 2 मिलियन या 3 मिलियन सेव करके उसे अपने डिफेंस या उसे अपने दूसरे प्लेयर्स में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, जैसे कि मिड ऑफ या फिर अटैक में। तो मेरा ये 2 ट्रांसफ़र करने का मेन मोटिव वही था। तो यहाँ पे आप मेरी टीम देख सकते हैं। सैंचेज ने 2 पॉइंट दिए थे, अमाटे ने 2, लिवरमेंटो 1 पॉइंट, डियास 6 पॉइंट, ताला 10 पॉइंट्स, मेडिसन 2 पॉइंट्स, फर्नांडिस 2 पॉइंट्स, गुंडोगन 9 पॉइंट्स, जोटा 1 पॉइंट्स, एंटोनियो 22 पॉइंट्स। ये मेरा कैप्टन था उस टाइम पे, तो इसने अराउंड 11 पॉइंट्स दिए थे, और इंग्स 4 पॉइंट। और बेंच आप देख सकते हो, फॉस्टर 0, सिमिकास 1, पिनॉक 2 और ओबाफेमी 0। तो ये था गेम वीक 3 का रिव्यू। तो आज इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। हम दूसरे वीडियो में गेम वीक 4 से अपना रिव्यू को स्टार्ट करेंगे।